ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में करंट ट्रांसफार्मर को स्टडी कर रहे थे, तो उसका जो आपका रेशियो है, इस चीज़ को हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। ठीक, एक सेकेंड, हेलो हेलो, नमस्कार, हाँ हाँ बताइए। अभी तो लेक्चर ले रहा हूँ मैं गांधी। बस हो जाएंगे 12 बजे तक। ठीक है, पीडीएफ विजुअल है सबको? ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोगों ने जो है प्रीवियस लेक्चर में करंट ट्रांसफार्मर को स्टडी किया था। करंट ट्रांसफार्मर में हम लोगों ने फेज एंगल एरर और आपका रेशियो एरर्स को, उसका डेरिवेशन और उसका फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर ली थी। तो उसके बेसिस पे आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करंट ट्रांसफार्मर्स है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपका बेसिकली दो तरीके का है कि इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर ऑफ सेकेंडरी सर्किट, ठीक है, और इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइमरी करंट। इन दोनों को अगर चेंज करते हैं, ठीक है, तो आपका करंट ट्रांसफार्मर के मेजरमेंट्स में क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं कि अगर पावर फैक्टर को हम चेंज करते हैं तो सेकेंडरी सर्किट में आपका जो है उससे क्या क्या चीज़ें वेरी होंगी। तो सबसे पहला कि द पावर फैक्टर ऑफ द सेकेंडरी सर्किट डिपेंड्स ऑन द पावर फैक्टर ऑफ द बर्डन ऑन सेकेंडरी। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि करंट ट्रांसफार्मर तो कोई वैसा ट्रांसफार्मर है नहीं, ये तो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर है। तो जनरली ये आपका किसके लिए यूज होता है? मेजरमेंट के लिए। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी साइड पे
आपका यूज होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसको हम क्या है लोड न कह करके हम लोग बर्डन बोलते हैं, ठीक है। द पावर फैक्टर ऑफ सेकेंडरी सर्किट डिपेंड्स ऑन द पावर फैक्टर ऑफ द बर्डन ऑन सेकेंडरी। तो उसकी वजह से आपका रेशियो एरर और फेज एंगल एरर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको जान लेते हैं। जैसे रेशियो एरर आपका क्या है कि डिपेंड करता साइन डेल प्लस अल्फा पे। फॉर ऑल इंडक्टिव लोड्स डेल इज पॉजिटिव, हेंस साइन डेल प्लस अल्फा इज पॉजिटिव। So the actual ratio R will be always greater than the turn ratio। और अगर आपका क्या है इंडक्टिव लोड ना हो करके अगर कैपेसिटिव लोड है, ठीक है, बर्डन्स का, तो उस केस में डेल जो है आपका वो नेगेटिव होगा, और डेल नेगेटिव होगा तो कैपिटल आर विल बी ऑलवेज लेस देन टर्न रेशियो स्मॉल एन। तो ये आपका पावर फैक्टर क्या है, इससे आपका जो एक्चुअल रेशियो और टर्न रेशियो है उससे एक रिलेशनशिप हमें पता चल रहा। यहाँ से आप डेरिवेशन से देख सकते हो कि कैपिटल आर इज इक्वल टू आपका क्या है एन प्लस आई नोट आई एस अपॉन एन प्लस आई नोट अपॉन आई एस इंटू साइन डेल प्लस अल्फा। तो जो डेल है आपका वो बर्डन्स की लोड पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वहीं से आपका कैपिटल आर जो है स्मॉल एन से वेरिएशन को शो करता है कि साइन डेल प्लस अल्फा जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। और हम लोग आपको पता भी है कि जो साइन होता है उसके इनसाइड अगर एंगल पॉजिटिव है तो साइन एंगल पॉजिटिव की वैल्यू भी साइन पॉजिटिव आती है, और अगर एंगल नेगेटिव है आपका तो उस केस में साइन डेल प्लस अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो उस केस में आर आपका जो कैपिटल आर है जो हम लोगों ने इसमें कैलकुलेट किया है वो आपका टर्न रेशियो से कम हो जाएगा। तो ये है आपका इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर ऑन द रेशियो एरर। नेक्स्ट इज फेज एंगल एरर। तो फेज एंगल एरर भी आपका डेल पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। तो व्हेन लोड इज इंडक्टिव एंड डेल इज स्मॉल पॉजिटिव, देन व्हेन लोड इज इंडक्टिव एंड डेल इज स्मॉल पॉजिटिव, देन थीटा इज पॉजिटिव। But as del approaches 90 degree, as load becomes highly inductive, then theta becomes negative. And for capacitive load, del is negative and theta is always positive. तो यहाँ हम लोगों ने रेशियो एरर और आपका फेज एंगल इन दोनों को कैलकुलेट किया हुआ है। इसमें नहीं है, पिछली वाली जो हमने स्टडी की थी एक सानी वाली उसमें आपका इसको स्टडी किया था, हम लोगों ने इसको फाइंड आउट किया था। ये ठीक, इसमें हमने एजम्पशन जो आपका फेज एंगल एरर का फॉर्मूला था थीटा इक्वल टू 180 अपॉन पाई आई एम कॉस डेल माइनस आई साइन डेल अपॉन एन आई एस डिग्री। अब है कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन आईपी, यानी प्राइमरी करंट में अगर आपका चेंज हो रहा है तो उससे क्या चीजें चेंज होंगी। द आईपी एंड आईएस आर डायरेक्टली रिलेटेड, thus as IP changes IS also changes। For low values of IP, I naught is dominating, thus IM and IC are also dominating parts of IP, thus errors are higher। As IP increases, part of I naught becomes insignificant from IP, hence IC and IM also are less significant compared to IP and IS, thus errors are less। देखो अब आपका क्या है
कि सिंपल से आप अगर ट्रांसफार्मर में सोचो कि अगर प्राइमरी साइड करंट ज़्यादा होगा, तो प्राइमरी साइड करंट अगर ज़्यादा होगा तो आई नॉट भी ज़्यादा होगा, आई नॉट ज़्यादा होगा तो लॉसेस ज़्यादा होंगे। तो अगर लॉस ज़्यादा होगा सिस्टम में तो सिंपल सी बात है कि आपके एरर्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। और अगर आपका ट्रांसफार्मर यानी जो आईपी है, प्राइमरी साइड करंट है, अगर वो नो लोड पे है तो उस केस में आपका क्या होगा, लॉस कम होगा, आई नॉट कम होगा तो लॉस कम होगा, तो एरर्स लेस होगा। तो आईपी इस तरीके से आपका क्या करता है, वेरी करता है। नेक्स्ट आपका इफेक्ट है कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन बर्डन ऑन सेकेंडरी। The secondary winding circuit burden increases means volt amperes rating increases. Due to increased secondary current, secondary flux increases, which induces more voltage on secondary. Thus, both Im and Ic increases to keep flux constant. Due to this, error also increases. Thus, more secondary burden means more errors. अब बर्डन चेंज का मतलब आपका क्या है कि जितना ज़्यादा आप सेकेंडरी पे डिवाइसेस कनेक्ट करोगे मेजरमेंट के लिए, उससे आपका क्या होगा, सेकेंडरी साइड का जो करंट होगा वो कहीं ना कहीं वेरी करेगा, उससे आपका फ्लक्स वेरी करेगा और उसकी वजह से आपका क्या होगा, एरर्स इंक्रीज। वही बात है जो ऊपर था कि आई एस जब इंक्रीज होगा तो आई पी इंक्रीज होगा उसके करस्पॉन्डिंग में, और आई पी इंक्रीज होगा तो एरर इंक्रीज होगा करंट ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट आपका आता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी। If frequency is increased at constant voltage, then the flux and flux density, क्या हुआ बेटा, अभी विजुअल है? ओके ओके, वन सेकेंड। अभी है? ओके ओके, थैंक यू। तो आपका इफेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखो फ्रीक्वेंसी में अगर हम वेरिएशन करते हैं तो वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी को वेरी करता है, ठीक है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो ये दोनों टर्म्स जो हैं ये डिक्रीज होते हैं, फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी अगर डिक्रीज करेंगे तो इसका मतलब है अगर फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो यानी जो मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट है वो भी डिक्रीज कर रहा होगा। तो इस वजह से अगर Im और Ic रिड्यूस हो रहे हैं तो एरर्स भी क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। तो ये आपका मतलब जब इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ोगे अगले सेमेस्टर में, ठीक है, तो आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज में इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर बहुत देखने को मिलेगा आपको। इस पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं कि अगर हम किसी ट्रांसफार्मर पे वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख रहे हैं, तो क्या लॉसेस क्या इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, और अगर हम वोल्टेज को कांस्टेंट रख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हैं, तो आपका लॉसेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों ने थोड़ा सा भी अगर डिटेल में ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, तो जो आपकी दो तरीके की लॉसेस होती हैं, एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस, ठीक है। एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस को हम कांस्टेंट लॉस इन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो ये दोनों लॉस जो है आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, तो इसीलिए वहां पे फ्रीक्वेंसी को वेरी करके पूछा जाता है कि कांस्टेंट लॉस मे गेट अफेक्टेड और नॉट, इफ अफेक्टेड देन इट विल इंक्रीज और डिक्रीज।
तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ करंट ट्रांसफार्मर क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज एट कांस्टेंट वोल्टेज देन द फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी डिक्रीजेस, thus there is reduction in Im and Ic and hence errors also get reduced। ठीक है, तो आपका टोटल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ करंट ट्रांसफार्मर्स हैं वो टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करंट ट्रांसफार्मर है। पहला कि इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर से आपका साइन डेल प्लस अल्फा वेरी करता है, तो इससे रेशियो एरर इफेक्ट होता है, और उसी की वजह से आपका फेज एंगल वेरी करता है, तो उससे फेज एंगल एरर इफेक्ट होता है। दूसरा है कि आईपी पे, तो आईपी अगर लोड आपका बर्डन यानी सेकेंडरी साइड लोड ज़्यादा होगा तो आईपी ज़्यादा होगा, आईपी ज़्यादा होगा तो आई नॉट ज़्यादा होगा, और जिससे आपका क्या होगा लॉसेस बढ़ेंगी, तो आपका क्या होगा एरर भी इंक्रीज होगा। और अगर आईपी कम होगा, ठीक है, एज आईपी इंक्रीजेज पार्ट ऑफ आईएम आई नॉट बिकम्स इनसिग्निफिकेंट फ्रॉम आईपी एंड आईसी and IM also less significance compared to IP and IS, thus errors are less। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन बर्डन ऑन सेकेंडरी सेम उसी तरीके का इफेक्ट है। और चौथा है आपका इफेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी डिक्रीज होगी, फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब IM और IC डिक्रीज हो रहे हैं, और इसकी वजह से आपका एरर क्या होगा रिड्यूस होगा। ठीक, तो अब नेक्स्ट है एक न्यूमेरिकल है कि इफ नो लोड करंट कंपोनेंट ऑफ अ करंट ट्रांसफार्मर आर मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट IM की वैल्यू, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट IM होता है, IM को हम मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट बोलते हैं। IM इज इक्वल टू 102 एम्पियर एंड कोर लॉस कंपोनेंट मतलब आपका हो गया IC, कोर लॉस कंपोनेंट IC equal to 38 ampere, the current transformation ratio is 1000 by 5 ampere, calculate approximate ratio errors at full load। हमें रेशियो एरर निकालना, रेशियो एरर का फॉर्मूला हमें क्या है पता है, तो पहले लिख देते हैं आपका Kn की वैल्यू क्या है 1000 by 5 यानी 200, IC 38 एम्पियर, IM आपका 102 एम्पियर है। यहाँ पे आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है, जैसे 120 एम्पियर लिखा है यहाँ पे 102 एम्पियर लिखा है न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो एट फुल लोड यानी IS इक्वल टू 5 एम्पियर, कैपिटल R की वैल्यू अप्रोक्सीमेट रिजल्ट, तो यहाँ से जो कैपिटल R का फॉर्मूला है N प्लस IC अपॉन IS, तो IC और IS तो हमें पता है लेकिन स्मॉल n नहीं पता है, तो स्मॉल n आपका क्या है टर्न रेशियो, ठीक है। तो टर्न रेशियो इक्वल टू क्या NS अपॉन NP या IP अपॉन IS, तो इसकी वैल्यू 200 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से फर्दर जो टोटल फॉर्मूला है यानी कैपिटल R इक्वल टू N प्लस IM साइन डेल प्लस IC कॉस डेल अपॉन IS, तो यहाँ से IS की वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो कैपिटल R की वैल्यू हो जाएगी 398.5। ये स्टैंडिंग की फाइल है, इसकी गाइडलाइंस बना के कल मीटिंग रखेंगे, सुबह की मेल डालेंगे तो सब लोग बैठे कल डिस्कस करें, गाइडलाइंस बनाएंगे, इसमें टेस्ट करके तो फाइल आगे बढ़ेगी। अभी आपके पास छोटा ही सांसद निकाल नहीं बात, ठीक है। और आपका नेक्स्ट है रेशियो एरर, तो यहां से आप कैपिटल R की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। कैपिटल R इक्वल टू क्या N प्लस IC अपॉन IS, तो जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये तो आपका शॉर्ट फॉर्मूला है, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट के लिए आप निकालना चाहो तो यहाँ पे रख करके जैसे n को फाइंड आउट कर लिया तो अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। लेकिन अगर आपको टोटल वैल्यू फाइंड आउट करना है तो यानी n प्लस IM साइन डेल प्लस IC कॉस डेल अपॉन IS, तो इस फॉर्मूले पे अगर आप रख करके फाइंड आउट करोगे, ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या है ये भी फाइंड आउट हो जाएगा।
बेसिकली देखो क्या है कि हम जनरल यहाँ पे कॉस डेल की वैल्यू नहीं दिया है इस न्यूमेरिकल में, तो इसलिए आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे इसको लिखा हुआ कि यूजिंग अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स, ठीक। लेकिन अगर एंगल तो नॉर्मली हम लोग जो कॉस डेल की वैल्यू 0.8 कंसीडर कर लेते हैं। अगर आपका नहीं दिया हुआ है, ठीक है, न्यूमेरिकल में, तो हम 0.8 क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर आप उसको कंसीडर करके भी चलोगे तो आंसर, मतलब जो इस फॉर्मूले से भी अगर आंसर आप फाइंड आउट करोगे, कैपिटल R इक्वल टू एन प्लस आई सी अपॉन आई एस, तो लगभग इसी के इक्वलेंट वैल्यू फाइंड आउट हो। तो कैपिटल R की वैल्यू आपका क्या हो गया, 398.52। अब सिमिलरली Kn की वैल्यू, R की वैल्यू हमें पता है, तो परसेंटेज रेशियो एरर यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मान लो अगर हमें क्या फेज एंगल एरर भी निकालना हो, तो यहाँ पे सिंपली वैल्यू Im और IC का और IS का स्मॉल n का हमें पता है, इसको रख करके हम फेज एंगल एरर भी निकाल सकते हैं। हालांकि इस न्यूमेरिकल में आपको रेशियो एरर केवल पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है कि ये दोनों ही निकाल दिया है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे भी देखो आपका, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है कि कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट रेशियो एरर, क्योंकि इन्होंने एंगल की वैल्यू नहीं दी है, इसलिए इन्होंने अप्रोक्सीमेट रेशियो एरर को ऑलरेडी बोल दिया है कि आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ तक अगर किसी को डाउट है, कोई दिक्कत है, तो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट है? जैसे कॉस डेल अगर 0.8 होता है तो साइन डेल तो ऑटोमेटिकली 0.6 हो जाता है। कॉस डेल 0.8 का मतलब होता है 36 डिग्री के आसपास। जैसे पावर फैक्टर जो होता है, नॉर्मली हम चाहते यूनिटी हो जाए, ठीक है, लेकिन जनरल केस में पावर फैक्टर जो प्रैक्टिकली आता है वो 0.8 के अप्रॉक्स मतलब आता है, समझ रहे हो। तो अगर cos फाई की वैल्यू 0.8 है तो फाई की वैल्यू 36.8 के आसपास आता है, तो वहीं से इन्होंने मतलब इसको रख लिया, ठीक। माइनस, जैसे क्या है ना कि माइनस जनरली इसलिए ले लेते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि वो इंडक्टिव है। जैसे यहाँ पे था ना, यहाँ पे आपका देखो कि फॉर ऑल इंडक्टिव लेट डेल इज पॉजिटिव, हेंस साइन डेल प्लस अल्फा इज पॉजिटिव, हेंस एक्चुअल रेशियो आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन। तो ये जो इफेक्ट है इसी के बेसिस पे क्या है कि डेल को आपका क्या है अगर नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे जनरली हम, हाँ, तो डेल को कंसीडर कर लेते हैं नेगेटिव। तो इस आप जैसे जरूरी है कि इससे कैलकुलेट करो, आप ऊपर वाले से भी कैलकुलेट कर दो इस फॉर्मूले से, इसीलिए उसमें न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफॉर्मर मतलब आपका करंट ट्रांसफार्मर कंप्लीट हो गया। अब आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर रिमेनिंग है, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करते हैं। आज स्ट्रेंथ भी बहुत कम है, ठीक है। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आपका कंप्लीट होते ही आपका ये यूनिट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ओके सर, ठीक है। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू क्लास।